जम्मू सेपरेट हो, ये पास काफ़ी साल पहले किया था। आरएसएस ने भी एक रेजोल्यूशन जम्मू सेपरेट स्टेटहुड बने, जम्मू सेपरेट हो, ये पास काफ़ी साल पहले किया था। बीजेपी तो आरएसएस के साथ चलती है, कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा कहती हैं। तो क्या इस समय ये है कि आरएसएस की बात को बीजेपी नहीं सुन रही है? कुछ ऐसा है क्या? कि आरएसएस की लाइन से अलग होगा तो आरएसएस का कार्यकर्ता जो है वो स्वाभाविक बीजेपी के साथ जुड़ेगा। उसे लगेगा कि हम इससे दूर जाके क्यों करें। अल्टीमेटली उसका फ़ायदा तो बीजेपी को ही होगा, क्योंकि उनकी बात के ऊपर ज़्यादा बीजेपी कंसिडर करती है, इसलिए वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने अडवाणी जी से, बाकी लोगों से उस समय चर्चा भी काफ़ी हुई थी। उनका ये कहना था कि एक उन्होंने आरएसएस ने अपना ओपिनियन रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर बीजेपी का जो अपना इंटरनल है उसके ऊपर अभी कंसेंसस बनते हुए टाइम लगेगा। अभी तक कंसेंसस नहीं बना है, इसलिए वो पेंडिंग हो गया। कभी गुल कभी भी बच सकता है। पर सवालिया निशान ये है कि इस समय बीजेपी किस तरह से दिखती है। एक्सएमएलसी रमेश अरोड़ा इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं। बातचीत करने की पूरी कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनको क्या लगता है इस समय बीजेपी अपने आप को किस तरह पे देखती है, क्योंकि अलग अलग बयान आ ही चुके हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। क्या लगता है डिलिमिटेशन कमीशन की इस समय पिटारे में जम्मू कश्मीर के लिए क्या निकल के आएगा? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष तौर पे डिलिमिटेशन का जो हमें असेसमेंट हो रही है एग्जैक्टली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी रहती है, डिसाइड तो उन्होंने करना है, लेकिन हमें जो आइडिया मिल रहा है और हमने जो रिप्रेजेंटेशन दी है उसमें टोटल डिलिमिटेशन करने की बात आई है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी को वर्कआउट किया जाए, सर्वे किया जाए। वो सर्वे डिलिमिटेशन ने दिल्ली को उन्होंने एडमिट भी किया है कि हम लोगों ने टोटल सर्वे करने की कोशिश की है, जिसमें डिलिमिटेशन के लिए जो फैक्टर रहते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन का फैक्टर रहता है, वहाँ की लैंड का पॉपुलेशन कितनी है वो रहता है, और ये सारी चीज़ें देखते हुए जो 3-4 फैक्टर डिलिमिटेशन करने के लिए रहते हैं उनको कंसिडर करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इन टोटल कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के 4 बढ़ गए, जम्मू के 6 सीटें 7 बढ़ गई, जो 7 एक्स्ट्रा ऐड होनी, जम्मू में ऐड होनी है, कहाँ ऐड होनी है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसलिए नहीं रहेगा, इन टोटल डिलिमिटेशन होगी। नए नाम होंगे, नई कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी, नाम में भी रिपीट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे 1 को 2 कर दिया जी, जम्मू में इतनी कर दी, श्रीनगर में इतनी करी, इस तरह का कंपैरेटिव स्टडी नहीं रहेगी। हमें जो जानकारी असेसमेंट बन रही है, बाकी तो 100% अथॉरिटी के साथ तो डिलिमिटेशन काफ़ी ऑफिशियली कह सकते हैं, इन टोटल डिलिमिटेशन करने जा रहे हैं। उसमें जो सीटें बढ़ेंगी, और जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जब सारी बढ़ेंगी, सारी डिमार्केट नए सिरे से होगी, फिर ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि जम्मू के अंदर बढ़ी हैं, श्रीनगर के अंदर बढ़ी हैं। और मुझे लगता है कि हमें वैसे भी अब जम्मू कश्मीर के एंगल से सोचना शुरू करना चाहिए। जम्मू और कश्मीर के कंपैरेटिवली कि जम्मू ये हो गया, वहाँ ये हो गया, जम्मू का नुकसान फ़ायदा। मुझे लगता है कि जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस की, इन लोगों की हुकूमत जो चली, उस समय ये सिनेरियो ज़रूर बना रहता था कि कश्मीर में ये हुआ है, जम्मू में ये हुआ है। मुझे लगता है कि अब कलेक्टिव सोच के नाते कि जम्मू कश्मीर एज ए वन यूनिट वर्कआउट करना पड़ेगा। श्रीनगर में हमारी ये जो होम मिनिस्टर हैं उनके साथ मीटिंग थी काफ़ी देर पहले, तो जब उन्होंने उस लास्ट मीटिंग में उन्होंने ये बात पे सिग्नल दिया था कि वाई वी आर थिंकिंग इन दीज टर्म्स के जम्मू के बारे में या कश्मीर के बारे में, थिंक इन टर्म्स ऑफ वन यूनिट। तो पर इस मुझे समय तो बातें ही ऐसी उठ रही हैं कि 7 सीटें दो, नहीं तो जम्मू को अलग कर दो। डोगरा स्वाभिमान संगठन जो आपके साथ पहले रहे हैं, चौधरी लाल सिंह, उन्होंने भी एक बात कह दी है कि भैया आपसे नहीं होगा, कोई बात नहीं, 25 एमएलए भी हमने दिए थे, सब कुछ हमने किया था, पर रह क्या गया, जम्मू को अलग ही कर दो, बेटर है। बीजेपी फिर इसको किस तरह से देखेगी? ऐसा है कि प्रोजेक्शन या बात रखने के व्यू पॉइंट रहते हैं। मैं आपको एक बात शेयर और एडिशन करता हूँ। जैसे आपने लाल सिंह की बात की, ऐसे और भी कुछ फोरम है जो इस तरह की डिमांड करते हैं, और दबी आवाज़ में, या हम लोग भी कई बार कहते हैं कि इसका परमानेंट सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा। ये कंपैरेटिवली जो माइंडसेट बन चुका है कंपैरिजन का, ये ख़त्म करना पड़ेगा। और अगर लगता है कि ये ख़त्म नहीं होता तो फिर उस बात के ऊपर सोचना पड़ेगा कि व्हाट कैन बी द मोडस ऑपरेंडी।
वैसे आपकी जानकारी के लिए कि आरएसएस ने भी एक रेजोल्यूशन जम्मू सेपरेट स्टेटहुड बने, जम्मू सेपरेट हो, ये पास काफ़ी साल पहले किया था। आरएसएस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने पास किया था, जिसे हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी कह लें या प्रमुख लोग कह लें, कुछ भी शब्द कह लें, शब्दावली दे लें। लेकिन हालात के मुताबिक उन्होंने उस अपना ओपिनियन दे दिया था, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने प्रैक्टिकली कोई काम तो करने के लिए नहीं, लेकिन ये छोड़ दिया था कि ओपिनियन, कि भाई हमारा ओपिनियन पर एक्सप्रेशन ये ऑफ कहा जाता है ओपिनियन ना था। कि बीजेपी तो आरएसएस के साथ चलती है, कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा कहती हैं, तो क्या इस समय ये है कि आरएसएस की बात को बीजेपी नहीं सुन रही है? कुछ ऐसा है क्या? नहीं, आरएसएस का और इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल लेवल पे देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है उनका अपना संविधान है, बीजेपी का अपने उनकी वर्किंग है। आरएसएस से इंस्पायर होकर लोग वहाँ कुछ काम करते हैं, और जैसे मैं आरएसएस का प्रचारक रहा हूँ, कई ऐसे लोग हैं जो इंस्पायर होकर वहाँ की इंस्पिरेशन के साथ। आरएसएस कभी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर डोमिनेट करके उसको डायरेक्शन देने की कोशिश नहीं करती। हाँ, ये ज़रूर है कि लाइक माइंडेड पीपल जब रहेंगे तो नेचुरल है कि वो स्कूल ऑफ थॉट जो है उसकी बात करेंगे। पर सर मोस्टली बात भी तो है ना कि आरएसएस के जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रचारक रहे हैं, वो जाते बीजेपी में ही हैं। नेचुरली जाएंगे, उनको कारण है कि उसके विचारों से मिलती जुलता संगठन जो है बीजेपी का। अगर मिलता जुलता उनके विचारों का संगठन कोई और दिखेगा तो वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन उनके विचारों का मिलता जुलता संगठन बीजेपी है, इसलिए बीजेपी की और नेचुरल उनका इंक्लिनेशन ज़्यादा रहेगी। अब जैसे सपोज कांग्रेस है या एनसी है या पीडीपी है, अपने स्टेट के अंदर स्टेट की बात करें तो, या नेशनल लेवल पे भी प्रॉस्पेक्ट में भी बात कर लें, तो उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जैसे डिवीज़न ऑफ देश का डिवीज़न हुआ, आरएसएस उसके डिवीज़न के देश के हक में नहीं थी कि देश का डिवीज़न हो 1947 में भी। बाद में जो स्पेशली ये आर्टिकल 370 और 35A की बात चली, इसके पक्ष में थी। 35A तो अजीब सा आर्टिकल बना कि बहुत देर तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, लफे कहूँगा, ये लोगों को पता नहीं चलने दिया कि 35A भी कोई आर्टिकल है। वो तो जब वर्कआउट किया गया, एक आरएसएस का स्टडी सर्कल है उसने भी काम किया, बीजेपी के लोग भी काम कर रहे थे, तो अल्टीमेटली उस पर कंक्लूजन आया कि नहीं, ये 370 की आड़ में बहुत बड़ा खेल खेला गया है, जिसमें ये सारे लॉज बनाए गए हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो 35A के अंदर थे। तो अब तो खैर वो स्टेज क्रॉस हो गई। अब कुछ लोगों को लगता है कि अभी भी पॉलिटिक्स उसी लाइन पर चला जाए, इसलिए अब जब वो लाइन अडॉप्ट करेंगे, आरएसएस की लाइन से अलग होगा, तो आरएसएस का कार्यकर्ता जो है वो स्वाभाविक बीजेपी के साथ जुड़ेगा। उसे लगेगा कि हम इससे दूर जाके क्यों करें। इसलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहीं हो सकता है, छोटा मोटा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी कई बार रहता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका फ़ायदा तो बीजेपी को ही होगा, क्योंकि उनकी बात के ऊपर ज़्यादा बीजेपी कंसिडर करती है, इसलिए वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात यहाँ तक रही कि यहाँ चुनाव जो इस समय जो पर होने जा रहा है, आपने खुद ही कहा कि आरएसएस ने तो कहा था कि स्टेट अलग होनी चाहिए, यानी जम्मू स्टेट अलग, कश्मीर अलग, तो क्या बीजेपी इस पर सहमत नहीं है? नहीं, बीजेपी में ऐसा है कि बीजेपी का एक अपना, मैंने जैसे कहा, अपना मैनिफेस्टो है, अपना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने अडवाणी जी से, बाकी लोगों से उस समय चर्चा भी काफ़ी हुई थी। उनका ये कहना था कि एक उन्होंने, आरएसएस ने अपना ओपिनियन रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर बीजेपी का जो अपना इंटरनल है उसके ऊपर अभी कंसेंसस बनते हुए टाइम लगेगा। अभी तक कंसेंसस नहीं बना है, इसलिए वो पेंडिंग हो गया। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी कोई आरएसएस का विंग है ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए। आरएसएस के लाइक माइंडेड वहाँ पे लोग काफ़ी हैं, वहाँ काम करते हैं, मन से करते हैं, और उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए बीजेपी का अपना सेटअप अलग है, बीजेपी की वर्किंग अलग है, बीजेपी का नॉमेनक्लेचर वर्किंग, उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसके सारे रख रखाव, उसके सारी जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा सिस्टम ही अलग है, इसलिए उसमें आरएसएस इंटरफेयर नहीं करता है। सर इस समय सारे जम्मू वासी मेट्रो में घूम के आए, आप घूम के आए क्या? जो कि किशोर शर्मा ने कहा कि हो गई स्माइल तो आपकी भी आ रही, मुझे लग रहा है शायद आप भी घूम के आ गए हैं। उन्होंने शायद ठीक करने की, इसको एरर को ठीक करने की कोशिश की है। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे लगता है कि इट कैन बी ए स्लिप ऑफ टंग ओनली, बस नथिंग मोर देन दैट। कोई ऐसा इंटेंशनली या कुछ ऐसा नहीं, बेसिकली उनका इंटेंशन तो यही था कि भाई सर्वे जो होता है वो एक्सटेंड किया जाए। तो सर्वे एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने हाउस के अंदर एश्योरेंस भी आई है कि सर्वे एक्सटेंड किया जाएगा और इन तक किया जाएगा।
अब एम्स जो है वो भी अंडर प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है। एम्स बन गया ऐसा नहीं है, बड़ी तेज़ी से बन रहा है। ये अच्छी बात है कि हमारे लोग सिंसियर होके उसके पीछे लगे हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी सिंसियरली उसमें कर रही है और लोग भी देख रहे हैं कि जितना स्पीड से वहाँ काम चल रहा है। दिन रात मैंने खुद जाके देखा है कि दिन रात वहाँ काम चल रहा है। यहाँ डॉक्टर शक्ति गुप्ता एम्स के जो डायरेक्टर बना के यहाँ इंचार्ज बना के इस समय जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं अप्रिशिएट करूँगा कि जिस स्पीड से वो सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जल्दी ही जम्मू वालों को हेल्थ सेक्शन में एक अचीवमेंट, एक माइलस्टोन में देखने को मिलेगा। मेट्रो का क्या बनेगा? क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया कि हमने तो बना दी, बात खत्म, नहीं, हम तो घूम के आ गए। इसलिए मैंने कहा कि मेट्रो के एक्सटेंशन की बात है, सर्वे की बात है। एक्सटेंशन उन्होंने जो बात वर्ड मैंने कहा इसलिए शब्द पे नहीं जा रहा। एक्सटेंशन उन्होंने जो सर्वे का उन्होंने कहा है कि जो सर्वे हुआ है उस सर्वे एक्सटेंड वहाँ तक किया जाए और उनको पार्लियामेंट में ये एश्योरेंस मिली भी है कि वो सर्वे वहाँ तक एक्सटेंड किया जाएगा। मुझे लगता है कि उसकी राइट पर्सपेक्टिव में लेने की ज़रूरत है चीज़ को। शब्दावली नहीं, स्पिरिट क्या है मैटर वो रखती है। और स्पिरिट ये थी कि उसमें सर्वे में काम जल्दी शुरू हो, सर्वे एक्सटेंड किया जाए ताकि मेट्रो का प्रैक्टिकली शेप एम्स के साथ लिंक करते हुए लोगों को रिलीफ ज़्यादा मिले। इंटेंशन तो यही है। लोगों को लगता है कि एमपी जी हैं जो होमवर्क करके नहीं जाते। क्या एक मीटिंग नहीं होती है कि इस बार एमपी क्या अपनी बात रखेंगे पार्लियामेंट में? क्योंकि पार्लियामेंट एक मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, जहाँ पर सच ही बोला जाए तो बेटर है। तो क्या होमवर्क करके नहीं जाते, ऐसा लोगों का कहना है? मुझे लगता है कि होमवर्क करके जाते होंगे और इसमें कोई होमवर्क को पार्टी ने नहीं करवाना होता। देखिए, एक बार एमपी चुना गया, पब्लिक ने चुन दिया, पार्टी का मैंडेट मिल गया, पार्टी का सिंबल मिल गया, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया, इलेक्शन जीत लिया। जीतने के बाद उनकी अपनी एक कैपेसिटी और सारी चीज़ें रहती हैं। पार्टी सिर्फ यही देखती है कि पार्टी का एजेंडा, पार्टी की बेसिक आइडियोलॉजी के मुताबिक वो चीज़ें रखी जा रही हैं कि नहीं रखी जाती, इतने थोड़ा सा रखा जा सकता है। इससे ज़्यादा पार्टी जो है उसमें करती भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। लगता है फिर जुगल किशोर शर्मा बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो पालन कर पा रहे हैं, जो सिंबल उनको दिया गया है वो पालन कर पा रहे हैं, करवा पा रहे हैं लोगों से? मैं ये कहूँगा कोशिश ज़रूर करते हैं। हर एक आदमी की अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी रहती है, कोशिश उनकी रहती है और उन्हें वो करते भी हैं इस लाइन के ऊपर। कैपेसिटी की मैं क्वेश्चन नहीं लगा रहा, हर एक कैपेसिटी, काम करने का ढंग, बात करने का ढंग। देखिए, मैं एक फिनोमेना छोटा सा बात आपको रखूँगा। दुनिया बार बार जो स्माइल आती है ना, वो कुछ ना कुछ अलग अलग बातें कहती है। मैं बता रहा हूँ जी। कुदरत ने दुनिया के अंदर एक आदमी की शक्ल एक से नहीं मिलती जी। एक आदमी का बिहेवियर एक से नहीं मिलता, एक आदमी की सोच एक से नहीं मिलती। एक परिवार तो छोड़ दे, परिवार के अंदर भी और बाहर भी एक का डीएनए एक से नहीं मिलता, एक की फ्रेगनेंस, ऑर्डर, स्मेल एक से नहीं मिलती। जब कुदरत ने सब कुछ सेपरेट बनाया हुआ है तो हम लोग ये चीज़ें सारी बनी हैं, ये लॉज सिस्टम ये सारे बने हैं एक यूनिफॉर्मिटी, एक सिविलाइज सोसाइटी को डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ एक्सपीरियंस के बेस पर ये चीज़ें बनती है। और हम लोगों ने ऑटोक्रेसी नहीं अडॉप्ट की, थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बनाई, हमने कम्युनिज्म नहीं बनाया, हमने कैपिटलिज्म नहीं बनाया, हमने डेमोक्रेसी ली। तो डेमोक्रेसी का जो सुंदर रूप है वो यही है कि अपनी अपनी बात कहिए, फिर कॉमन कंसेंसस के ऊपर लेकर उसको आगे बढ़ाइए और उसमें पब्लिक का हित जिसमें शामिल है। वेपन की बात नहीं करी, जैसे सीरिया में जहाँ कुछ वेपनरी पावर्स कुछ लोग चाहते हैं कि वेपन के थ्रू पावर लेंगे, वो बात नहीं करी है। तो मुझे लगता है कि ये बेसिक फंडामेंटल हैं जिसको जुगल भी फॉलो करता है, सारे फॉलो करते हैं। एक्सप्रेशन की छोटी मोटी एरर को उसको मैं मैटर नहीं रखता। रमेश जी, आपके साथ बात करके वैसे मज़ा बड़ा आ गया, क्योंकि आपने जिस तरह से बात को घुमा दिया है, पॉलिटिक्स में एजुकेशन घुसा दिया लोगों को आराम से बताने के लिए। सर, अब लास्ट सवाल मैं आपसे ये रखूँगी, क्योंकि इस समय ये कहा जा रहा है कि जनाब बीजेपी इस बार 70 के पार होगी, 70 आराम से हमारे हाथ में होंगे। इस पर स्माइल आएगी सर? मुझे लगता है कि आने भी चाहिए। उसका कारण ये है, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा एक डिसीजन हुआ और 35A और 370 को लेकर, बेसिकली 370 कहने से ही सारी बात समझ आती है।
और जो टेम्परेरी ट्रांजैक्टरी फेज़ ये वर्ड यूज़ होते थे वहाँ पे, वो टेम्परेरी बता दिया गया कि ये टेम्परेरी ही था, इसको ख़त्म किया गया है। पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार की कन्फ्रंटेशन हुई, जिस प्रकार इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान ने इंडिया को बदनाम करने का प्रयास किया, कर नहीं सका, वो बात अलग है। यूएनओ के अंदर जिस प्रकार ये सारी बातें उनके फोरम पे रखी गई, मेरे ख्याल शायद ही कोई फोरम होगा, चाहे साउथ एशिया का हो चाहे बाकी हो, जहाँ ये पाकिस्तान ने इस एजेंडे को हर ढंग से उठाने की कोशिश ना की हो। फिर जिस ढंग से चीन ने उसमें इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट करने की कोशिश की और एकदम अपनी सारी कोरोकन तो पहले ही चीन ले चुका है, पाकिस्तान से काफ़ी एरिया ले चुका है। पाकिस्तान उसके कर्जदार है, इसलिए वो उसके लाइन टो करता है। जो इंडिया ने इतना बहुत बड़ा चैलेंज लिया है, अब ये है कि ये एक टाइम आ गया जिस समय ये हमें पूरे विश्वास से जम्मू की जनता को सिर्फ ये देखते हुए वोट नहीं करना पड़ेगा कि कश्मीर के इश्यूज़ क्या हैं, जम्मू के इश्यूज़ क्या हैं, यहाँ पर हमारी सड़क कम बनी है, पानी कम हुआ है, जहाँ ये आर्टिफिशियल लेक डले हुई है नहीं हुई है। एक इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रांग मैसेज देने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान का जो हम एकीकरण सही मानों में लीगल भाषा में हुआ है, जो हुआ है, और उसका रिफ्लेक्शन कि यहाँ पर पैट्रियाटिज़म मानने वाले लोग उनकी संख्या ज़्यादा है और जो देश के खिलाफ बोलने वाले हैं उनका नंबर कम है। उनके आपके लिए अनुसार तरीका कि देशभगत जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी, इसके अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं? नहीं, मैं इसलिए मैं जनरल कह रहा हूँ, मैं खाली बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए ये मैसेज इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी ये जाना कि ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि एक बात खुशी हो गई, मैं कहूँगा कि शायद कहीं कहीं लोग अब जैसे मुझे आज़ाद साहब का एक मैंने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा कि भाई वो तो अब वापस आने से इनडायरेक्टली इतना संख्या तो होगी नहीं कि हम लोग 370 वापस लाएंगे, जब बाकी वापस करेंगे 35 से। एक मैसेज देने की कोशिश की, बात कही, एडमिट की है, मैसेज नहीं कहूँगा, इसी में एक मैसेज आता है। इसी प्रकार मुझे लगता है कि ये मैसेज ज़्यादा लोगों से श्रीनगर से अंदर निकल रहा है, निकलेगा। श्रीनगर में भी लोग इस समय बेसिकली फेड अप हो चुके हैं, क्योंकि जितनी भी एड आई, जितना भी पैसा आया, जितनी भी मदद हुई, जितनी भी सोर्सेज दिए गए, वो कुछ घरों तक, मैं ईमानदारी से आपको कह सकता हूँ 100-150 घरों से ज़्यादा नहीं है जहाँ कन्फाइंड होते चले गए। और पावर का और पैसे का मिसयूज़ हुआ। आज कोई छोटी बात नहीं है, 3 चीफ मिनिस्टर जो हैं उनको डिटेंशन के अंदर पीएसए के अंदर रखा गया। उन्हीं की पार्टी ने, शेख अब्दुल्ला ने पीएसए बनाया था। हम तो कहते थे, मैं भी 79 में पीएसए में रहा, मुझे श्रीनगर रहनावाड़ी जेल में ले गए थे। मैं ये कहता हूँ कि अब उसका ठीक से इस्तेमाल हुआ है कि अब इन लोगों पर इन्हीं का पीएसए इस्तेमाल हुआ है। मुझे लगता है कि इतने बड़े स्टेप लेने के बाद अगर हम बीजेपी, नहीं कहूँगा, देशभक्त फोर्सेस को, सबको यूनाइट होके जो भी इस देश का भला चाहती हैं, इस प्रदेश का भला चाहती हैं, उनको एक स्ट्रांग मैसेज देने की ज़रूरत है कि देशभक्त नहीं। तो कांग्रेस भी है, एनसीपी है, पीडीपी भी है, तो क्या ये अगर आ जाए तो, इसलिए मैं अगर ये लोग आ जाएं तो, बीजेपी ना आए तो? हाँ, अगर तो अपना एजेंडा छोड़ के आए ना जी। अभी तक क्या कांग्रेस ने एजेंडा छोड़ दिया क्या? उन्होंने 370 की एब्रोगेशन की सपोर्ट कर दी क्या? इनडायरेक्ट वे में कहा गया कि भाई हमारी पावर नहीं है इतनी कि हम लोग पार्लियामेंट में इस तरह का करवा लें। जिस समय आएंगे, जिस समय देशभक्ति की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि किसी भी संगठन को, बीजेपी देशभक्त है? नहीं, किसी को भी इस एजेंडे पे मैं देशभक्त ये नहीं कहूँगा। एक बात मैं सिंपल बात कहूँगा कि देशभक्त केवल मात्र हमारा ब्रांड नहीं है। देशभक्त हर एक वो व्यक्ति देशभक्त है जो इस देश का नमक खाता है, इस देश में नौकरी करता है, इस देश का सब कुछ पाके इस देश को प्रायोरिटी पे रखता है। अगर कहीं सऊदीया का होगा तो सऊदीया का रहने वाला माना जाएगा, उसकी प्रायोरिटी होगी पहले मैं सऊदीया का इंटरेस्ट वॉच करूँ। ईरान होगा तो ईरानी कहेंगे, इराक का होगा तो इराकी कहेंगे, पाकिस्तान का होता पाकिस्तानी कहेंगे, हिंदुस्तान को होता हिंदुस्तान का कहेंगे। हिंदू शब्द भी ऐसा, वो डिबेट दूसरी शुरू हो जाएगी। हिंदू शब्द भी कोई वे अब नहीं, हिंदू भी कोई पूजा करता है, नहीं करता, राम कृष्ण को मानता है, सूरज को मानता है, कोई नहीं करता, नास्तिक है, उसको वो भी हिंदू है। ये एरिया से जुड़ी हुई बात है।
इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ के हर एक को मानना पड़ेगा कि ये देश अपना है, प्रायोरिटी। धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म है, जैसे मर्जी पालन करे, जैसे मर्जी वो मस्जिद में जाए, वो गिरजा में जाए, वो चर्च में जाए, वो गुरुद्वारे में जाए, वो कैसे भी कर जाए, उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता, इस बेस ऑफ ऑपरेशन, बेस ऑफ ओरिएंटेशन ये देश है। देश के खिलाफ जिसको हम सर्वभौमत्व सुगम के करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, दुनिया का भला करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? उसका बेस तो चाहिए। बेस ये देश है। इसलिए देश के खिलाफ कुछ भी ना करते हुए सारी बातें की जाए, और देश के बारे में जो लोग खिलाफ बोलते हैं या पावर को बाई फोर्स कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, उनके हम हमेशा विरोधी रहेंगे। हमारे लिए देश प्रायोरिटी है, और देश सबकी प्रायोरिटी होना चाहिए, उसमें पार्टी का प्रश्न नहीं है। पार्टी का प्रश्न नहीं है। मैं आखिरी सवाल कहा था, फिर एक सवाल आ गया इसी बातों में कि इस समय मोस्टली लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं बीजेपी पे कि बीजेपी इस समय गुंडा राज कर रही है, लोगों को मार रही है, जितने प्रेस वाले हैं उनको मार रही है, कहीं भी उनके पीएसओ उनको मारने शुरू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक गुंडा राज आ रहा है। आपको लग रहा है ऐसा? मुझे लगता है कि जब चीज़ों को संभालना होता है तो लगता है कि गुंडा राज आता है। आइसोलेटेड कहीं इंसिडेंट होते हैं तो कानूनी कार्रवाई उसकी होती है। आइसोलेटेड इंसिडेंट के नाते सभी ऑर्गेनाइजेशन की बनती बिगड़ती नहीं है। दुनिया में जब भी रहे हैं, जब ये काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, इंडिविजुअल का इंसिडेंट कोई हो गया तो इंडिविजुअल लेवल पे डील होगा, कहीं लॉ किसी ने अपने हाथ पे ले लिया तो उसके नाते डील होगा। इसमें बीजेपी नॉन बीजेपी का क्वेश्चन नहीं। बीजेपी ने तो कभी गुंडा राज तो बड़ी दूर की बात है। जो सर्वभौमत्व सुगम की बात कहेगा, जो दीनदयाल जी हमारे सिंबल रहे हैं। दीनदयाल जी तो एकात्म मानववाद की बात करते हैं कि हर में एक आत्मा है। वो गुंडा राज की बात करने की तो सोच ही नहीं सकते। इसलिए बीजेपी इज़ ए पार्टी विद आइडियोलॉजी, बीजेपी इज़ ए पार्टी विद कन्विक्शन एंड कमिटमेंट। इसलिए इस प्रकार की बातें फालतू के एलिगेशन है, मुझे लगता है कि ये सस्टेन नहीं कर सकते। जी, तो ये सस्टेन नहीं करेंगे, ये फालतू के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि इस समय बीजेपी क्या आने वाले समय में इलेक्शंस में उनका हाल रहेगा? क्या देशभक्त पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी? क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि आप ही की राय होगी, आप ही के वोट होंगे, आप ही डिसाइड करेंगे कौन आएगा कौन नहीं। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।